Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is types of substances. मैग्नेटिकली आज हम देखेंगे कि कितने टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं। उसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि कोई भी सब्सटेंस अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो कैसे बिहेव करता है। तो हमें ये जानने की जरूरत है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज ए फोर्स, ये एक टाइप का फोर्स है विच इज जनरेटेड ड्यू टू एनर्जी चेंज इन ए वॉल्यूम और रीजन ऑफ स्पेस। मीन्स एक स्पेस के एक छोटे से वॉल्यूम में जो एनर्जी चेंज हो रही है उसके कारण जो फोर्स जनरेट हो रहा है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। मीन्स किसी सब्सटेंस के बाहर भी हो सकता है, किसी सब्सटेंस के इनसाइड भी हो सकता है। और विद इन मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि जिस वॉल्यूम में वो फोर्स जनरेट हुआ उस वॉल्यूम में एक फोर्स टॉ एक जनरेट होता है या वो एक्सर्ट होता है टू डाइपोल मोमेंट के ऊपर होता है टू ओरिएंट दैट डाइपोल विद फील्ड। वो क्या करता है, सपोज अब आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कि ये पूरे स्पेस पे एक ही छोटा सा वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम में ये एक कोई सब्सटेंस है और इस वॉल्यूम में मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि फोर्स है और ये एक डाइपोल है। तो ये जो इस वॉल्यूम में फोर्स है ये इस डाइपोल को ओरिएंट करने की ऐसे या ऐसे या ऐसे इस तरह से कोशिश करता है। इसी फोर्स का नाम होता है मैग्नेटिक फील्ड, जो कि अपने अंदर उस वॉल्यूम में रखे हुए सब्सटेंस या डाइपोल को ओरिएंट करने की टेंडेंसी रखता है, उसको कोशिश करता है, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अकॉर्डिंग टू दिस उनका जो बिहेवियर है, ये सब्सटेंस अब मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करेगा, इसके अकॉर्डिंग हम इन सब्सटेंसेस को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी होती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, सेकंड होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इसके अलावा और होती है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, नेक्स्ट एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, नेक्स्ट एंड लास्ट इज फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसमें देखो आप ध्यान से, ये फेरोमैग्नेटिक है और ये फेरीमैग्नेटिक है, दोनों के बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज है। तो हम इन पांचों कैटेगरी ऑफ सब्सटेंसेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हम डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो और फेरीमैग्नेटिक की स्टडी करें उससे पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी सी बातें बताना चाहती हूँ, कंसेप्चुअल चीजें आपको बताना चाहती हूँ ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। ये देखिए, ये एक न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिटल है और ऑर्बिटल के अंदर 1, 2, 3, 4 कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन इट्स कॉन्फ़िगरेशन। सपोज पहले हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन आप देखिए कैसे स्पिन कर रहा है, अपनी ही एक्सिस के अराउंड, जो उसमें से होकर पास हो रही है, उसकी अपनी इलेक्ट्रॉन की बॉडी में से होकर जो पास हो रही है, ये वो एक्सिस है। और अगर ये ऐसे कर रहा है तो आपकी तरफ से ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जब स्पिन करता है अपनी एक्सिस पे, जब वो स्पिन करता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, जिसे हम नॉर्थ साउथ डाइपोल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आपको ये याद रखने के लिए कि ऊपर साउथ होगा या नॉर्थ होगा, या अगर वो क्लॉकवाइज कर रहा है तो साउथ होगा या नॉर्थ होगा। वैसे तो राइट हैंड थंब होता है कि अगर स्पिनिंग ऐसे है, जैसे मेरी फिंगर्स की है, तो टॉप पे क्या आता है, साउथ आता है। एक तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, दूसरा इसका वाइस वर्सा, मीन्स इसका अपोजिट होगा। या आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि आप पहले एक एरो बना के और क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दो।
अब इसमें आप देखो ऊपर की तरफ आपको साउथ लिखना है या नॉर्थ लिखना है, तो आप इसको देखो मैं कैसे ड्रॉ करती हूँ एस को। ये देखो एस को मैंने ऐसे स्टार्ट किया, ऐसे किया, ऐसे किया और यहाँ आके खत्म किया। और अगर मैं इसको खत्म ना करके कंटिन्यू करती जाऊं सर्कुलर शेप में, तो बताओ कौन सा मोशन होगा आपकी साइड से? ये कौन सा है? क्लॉकवाइज है। ये वाला मोशन क्लॉकवाइज है। और अगर मैं ऐसे करूं कि ये एन लिखूं और ये देखो ये एन इस तरीके से लिखा मैंने, तो एन में जैसे मैंने लिखना शुरू किया और लास्ट में अगर मैं इसको करती जाऊं, ये ऐसे जा रहा था क्लॉकवाइज, अब लेकिन इसमें हम ऐसे जाएंगे तो देखो इसको कंटिन्यू करेंगे सर्कुलर शेप में, तो ये कौन सा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो जब वो एस तब आएगा जब इसकी स्पिनिंग क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स इसका उल्टा है। और नॉर्थ कब आएगा? जब वो क्लॉकवाइज है, मीन्स इसका जो ये शेप बन रही है, जो ये मोशन बन रहा है, इसका रिवर्स है। अच्छा, अब आप कहेंगे इसमें तो मैंने एरो ऊपर लगाया है, इसमें मैंने एरो नीचे की तरफ किया है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्सेस हैं वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ ही ट्रेवल करते हैं। तो ये देखो नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ टू साउथ, इसलिए तो अगर आप ऐसी छोटी छोटी सी बातें याद रखते हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट, अब आप यहाँ देखिए, अगर ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ ये वाला इलेक्ट्रॉन है, तो इसके कारण या तो टॉप साइड पे नॉर्थ या साउथ, मीन्स कोई ना कोई इसमें डाइपोल मोमेंट बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर इसमें दो इलेक्ट्रॉन है और दोनों की स्पिन अपोजिट है, एक की स्पिन अगर क्लॉकवाइज है, दूसरे की स्पिन अगर एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या होगा? एक में नॉर्थ होगा, एक में साउथ होगा। और ये आप देखो इसमें यहाँ साउथ होगा और यहाँ नॉर्थ, इसमें यहाँ साउथ और यहाँ नॉर्थ पोल होगा। तो ये इसका नॉर्थ पोल इससे इंटरेक्शन करेगा, इसका साउथ पोल इससे इंटरेक्शन करेगा और दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इंटरनली ही कंपनसेट हो जाएगा, इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बचेगा। नेक्स्ट, अब इसमें अगर दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते तो क्या होगा कि ये डिपेंड करेगा कि वो 3 है 4 है। 3 है तो वो अनपेयर्ड है, मीन्स सबकी पैरेलल स्पिन है, और 4 है तो सबकी पैरेलल है या अपोजिट है, एक के अपोजिट है, दो के अपोजिट है। इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इस एटम के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने वाला है। अब ध्यान दो, ये एक मैंने नॉर्थ पोल दिखाया है, ऊपर मैंने साउथ पोल दिखाया, तो मैग्नेटिक फोर्स लाइन नॉर्थ टू साउथ की तरफ मूव करती है। तो ये इस तरीके से मूव कर रही थी, और अगर मैंने बीच में कोई ऐसी हिंड्रेंस रख दी जो कि अपने में से पास नहीं होने देती, मैंने कोई एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया, मीन्स डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? जिसमें कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो अब इसके अंदर कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है जो इसके नॉर्थ की फोर्स लाइन को ले और आगे क्या करे? साउथ तक पास कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। अभी आप थोड़ा सा पैरामैग्नेटिक को समझिए, फिर आपको डायमैग्नेटिक और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लिया तो उसमें क्या होगा? कोई एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पैरेलल स्पिन के होंगे। अब जब वो पैरेलल स्पिन के होंगे तो पहले वो क्या थे? रैंडम मोशन में थे, लेकिन जब आप इसको नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रख देते हो तो क्या होगा? अब ये सब पैरेलल अलाइंड हो जाते हैं। पहले उनकी स्पिन क्या थी? रैंडम थी, एक एटम में एक तरफ थी, दूसरे एटम में दूसरी तरफ थी, लेकिन अब वो सारे एटम्स क्या हो गए? पैरेलल हो गए। तो इनमें क्या होगा? एक यहाँ पे अगर सपोज ये इस तरीके से अलाइंड हो गए, अब वो इस नीचे वाली डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या है? साउथ और ये नॉर्थ। तो ये नॉर्थ से क्या करेगा? नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन होगा, और यहाँ पे नॉर्थ और साउथ में क्या होगा? एट्रैक्शन होगा। तो इसी का नाम होता है परमिएबिलिटी, कि इसने क्या किया? नॉर्थ से जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन आ रही थी उनको साउथ तक जाने में हेल्प की, उसने अपने में से पास होने दिया, या वो एक कैरियर बना, उसने उसको
परमिट किया अपने में से पास होने का, आगे तक जाने का, उसने उसको फिजिबिलिटी दी, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। और क्योंकि डायमैग्नेटिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो, तो इसीलिए वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं, हम कहेंगे कि इम्परमिएबल हैं, वो मैग्नेटिक फोर्स लाइंस को नहीं जाने देते हैं। तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, इनको अगर आप नॉर्थ और साउथ पोल में रख देते हो तो इनके अंदर क्या कोई फील्ड डेवलप होगा? देखो प्रैक्टिकली हम क्या कहते हैं कि वो नहीं होता, लेकिन पार्टली क्या होता है, ऑर्बिटल मोशन जो है इलेक्ट्रॉन्स का, स्पिनिंग मोशन नहीं, क्योंकि ये ऑर्बिटल में भी मोशन कर रहा है, ये ऑर्बिटल मोशन क्या करता है, उसके साथ हल्का सा इंटरेक्शन करता है, और इंटरेक्शन करके जो फील्ड डेवलप होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अपोजिट डायरेक्शन में होता है क्या मतलब है कि यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ पे भी नॉर्थ डेवलप होता है, और इधर कौन सा होगा, साउथ डेवलप होता है। तो नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्शन होगा, साउथ साउथ पोल में रिपल्शन होगा। तो जब ये रिपल्शन होगा तो ये क्या करेगा, उल्टा फोर्स लाइन को पीछे की तरफ रिपेल करेगा, और ये जो रिपल्शन है ये बहुत ही माइन्यूट या नेग्लिजिबल होता है, पर होता है। तो हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटल मोशन के कारण इसमें एक डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ऐसे है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो ये उसको काउंटर करता है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, जितना भी इसमें डेवलप हुआ वो कहलाता है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। और जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट है बी की वैल्यू, वो एच जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक मोमेंट है उससे क्या होती है, वेरी वेरी लेस देन होती है। तो बी इज ऑलवेज लेस देन एच। आप कह सकते हो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट इज लेस देन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और जब आप इसको इसके बीच में रख देते हो तो ये फोर्स लाइन को रिपेल करता है, तो वो इससे थोड़ा सा क्या होती है, दूर होके जाने की कोशिश करती हैं। तो इस वॉल्यूम में, इस एरिया में जो डेंसिटी ऑफ फोर्स लाइन है वो रिड्यूस हो जाती है, लेस हो जाती है। जबकि पहले अगर 10 लाइंस जा रही थी तो अब 10 की जगह 7, 6 ही या और भी कम, बहुत कम लाइंस जाती हैं। और ये जो डायमैग्नेटिज्म है ये हर सब्सटेंस में प्रेजेंट है। ऐसा नहीं कि जो सिर्फ डायमैग्नेटिक है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है केवल उन्हीं में है, नहीं, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनमें भी तो इनर शेल्स में कुछ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उनके कारण क्या होता है, डायमैग्नेटिज्म होता है। पर क्योंकि इन जनरल इसकी वैल्यू पैरामैग्नेटिज्म के कंपैरिजन में बहुत 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 कम होती है, नेग्लिजिबल होती है, तो हम इसको काउंट नहीं करते हैं। और इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, जिसको आप मोलर या वॉल्यूम बेस्ड ससेप्टिबिलिटी देखेंगे, वो क्या होती है, इसकी नेगेटिव होती है। नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होता है, और इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 10⁻⁻7 होती है। और हम क्या देखेंगे कि ये जो डायमैग्नेटिज्म है इसको आप केवल तभी फील कर पाएंगे जब आप सब्सटेंस को किसमें रखेंगे, मैग्नेट में रखेंगे। अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखें और सिर्फ ऐसे ही बाहर से देखें, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यू कांट प्रिडिक्ट कि इसका बिहेवियर कैसा होगा, इसकी किस डायरेक्शन में होगी। तो डायमैग्नेटिज्म को हम सिर्फ पहचानते भी किसमें हैं, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ही पहचानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पैरामैग्नेटिज्म। इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, अगर आप किसी सब्सटेंस को नॉर्थ साउथ पोल में रखोगे, दो मैग्नेटिक फील्ड मतलब पोल्स के बीच में रखेंगे, तो इस सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जिसे हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, बी की वैल्यू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा होती है। ऑलवेज इट इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, जो फोर्स लाइंस पहले सीधी जा रही थी वो इसकी प्रेजेंस में, बिकॉज इट अट्रैक्ट्स फोर्स लाइन, तो यहाँ वो इसके थ्रू पास होने की कोशिश करती हैं। तो इस वॉल्यूम में, जिस वॉल्यूम में आपने उस सब्सटेंस को रखा हुआ है, डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाती है, मीन्स वैक्यूम के कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाती है। और ये केवल वे ही सब्सटेंस रिप्रेजेंट करते हैं विच हैव अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स अगर अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है
कॉन्फ़िगरेशन में, ओनली देन इट विल बी पैरामैग्नेटिक, अदरवाइज इट विल नॉट बी पैरामैग्नेटिक। और इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो पॉजिटिव में होती है और साथ में 10⁻⁻⁷। इट मीन्स इसकी ससेप्टिबिलिटी की रेंज आप देख रहे हैं बिल्कुल इसके बराबर ही है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये सिमिलर डायरेक्शन में। जैसे कि ये अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है H की, तो इस केस में जो डेवलप होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा, B की डायरेक्शन अपोजिट होगी। लेकिन इस केस में H और B बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, पैरेलल डायरेक्शन में होते हैं। और लेकिन इन दोनों B का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, अपोजिट डायरेक्शन का होता है और सेम होता है। और इसमें हम क्या देखते हैं कि जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है, इसमें तो ऑर्बिटल मोशन के कारण आता था, इसमें वो स्पिन मोशन के कारण भी हो सकता है, स्पिन और ऑर्बिटल दोनों के कारण भी हो सकता है। अगर वो स्पिन के कारण है तो हम उसे म्यू एस से डिनोट करते हैं, जैसे कि 3D के केस में होता है, 3D में म्यू एस होता है। लेकिन हम क्या देखते हैं 4D में ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन उसमें कपलिंग नहीं होती, दोनों इंडिविजुअली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसको हम म्यू एल प्लस एस से डिनोट करते हैं। लेकिन जैसे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम देखते हैं वहां कपलिंग होती है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट दोनों वेक्टर हैं, दोनों में आपस में कपलिंग होती है और एल प्लस एस से एल माइनस एस तक इसकी वैल्यू होती है, तो वहां हम इसको म्यू जे से डिनोट करते हैं। और इसमें डायरेक्शन जो होती है वो सेम होती है। यहाँ आपको मैं फिर बता दूं दोनों को कि अगर आप इस सब्सटेंस को और इस सब्सटेंस को दोनों को क्या करें, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखें तो दोनों ही क्या है, नॉन मैग्नेटिक हैं, दोनों नॉन मैग्नेटिक हैं, उसमें कुछ भी जनरेट नहीं होगा, ना सेम डायरेक्शन में आप फील करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, ना अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों में फर्क कब आता है, दोनों में ये जनरेट कब होता है, जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हो, रखते हो, देन इट बिहेव्स लाइक डायमैग्नेटिक और इट बिहेव्स लाइक पैरामैग्नेटिक। इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बोथ आर नॉन मैग्नेटिक। ये आपने अच्छे से याद रखना है, कई बार एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं तो वो ऐसी छोटे छोटे कंसेप्चुअल थॉट्स के ऊपर ही एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिज्म को हम इस तरह से डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हैं कि ये एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस था, इसमें ये इंडिविजुअली मैंने 4 एटम्स दिखाए हैं, इनके सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड है। तो व्हेन H इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट देयर, तो B विल बी इक्वल टू 0, इट मीन्स इट इज ऑब्वियस। लेकिन जब आप H अप्लाई कर देते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें आप क्या देखेंगे कि हालांकि ये सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ ऑर्बिटल इंटरेक्शन, जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है उसका इंटरेक्शन होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, तो थोड़ा सा बी जनरेट होता है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। और उसमें देखो होगा क्या कि कोई इलेक्ट्रॉन, हालांकि मैंने इसको स्पिन से दिखा दिया, एक्चुअली वो स्पिन के कारण नहीं होता है, तो बी की डायरेक्शन जो होगी, जितना भी इंड्यूस्ड होगा वो अपोजिट होगी, जबकि एच की डायरेक्शन अपवर्ड है तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। तो आपने देखा इन प्रेजेंस ऑफ एच ही ये जनरेट होता है। सिमिलरली पैरामैग्नेटिक में आप यहाँ देख रहे हैं कि जो एटम्स हैं, इनके जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट हैं वो क्या है, सारे रैंडम हैं, और एक एटम का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से कोई इंटरेक्शन नहीं है, ऑल आर इंडिविजुअल, और सबकी डायरेक्शन रैंडम है। और जब आप इसका वेक्टर सम करोगे यू आर गोइंग टू गेट 0, तो इसका जो B की वैल्यू होती है वो 0 होती है इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जैसे ही आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, ऑल गेट अलाइंड, सबकी सब अलाइंड हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ magnetic field, they get aligned and they create induced magnetic field, जिसके डायरेक्शन क्या होती है, पैरेलल होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से। तो ये भी कब जनरेट हुआ, जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। इसमें भी क्या है, क्योंकि ये ऑल आर इंडिविजुअल, ये एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहे। एक एटम में चाहे 1 इलेक्ट्रॉन है, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 है,
उसके कारण उसकी क्वांटिटी में फर्क पड़ सकता है पैरामैग्नेटिज्म की, लेकिन दे आर नॉट इंटरेक्टिंग, या ये इतना सफिशिएंट नहीं है कि ये दूसरे एटम के मैग्नेटिक मोमेंट को अलाइन कर सके, उसको इन्फ्लुएंस कर सके। ये केवल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ही इन्फ्लुएंस होते हैं। यहाँ आप इस बात को ध्यान से समझो कि ये जैसे एक मैग्नेटिक है जिसमें इसको आप नॉर्थ और इसको साउथ, मैग्नेटिक मोमेंट है इसका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, ये इसकी है, ये दोनों इतने कम है ना, तो जैसे ये इस डायरेक्शन में ये इस डायरेक्शन में, ना तो ये सफिशिएंट है इसको अपने साथ अलाइन करने में, ना ये सफिशिएंट है इसको अपने साथ अलाइन करने में, ना अपोजिट अलाइन करने में। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होती तो क्या होता कि इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड अपने आप में इतना सफिशिएंट होता कि ये इसको अपने साथ अलाइन कर लेता, या ये इसको क्या करता अपने साथ अलाइन कर लेता, तो वो कहलाता है सेकेंडरी इंटरेक्शन। तो हम क्या देख रहे हैं, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में सेकेंडरी इंटरेक्शंस नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, दे आर बोथ आर मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंसेस। ये मैग्नेटिकली डाइल्यूट है, क्यों? क्योंकि इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेटेड ड्यू टू इंडिविजुअल मैग्नेटिक सेंटर। हर एटम का अपना सेंटर है और वो दूसरे एटम से इंटरेक्शन नहीं कर रहा। नेक्स्ट, नो सेकेंडरी मैग्नेटिक इंटरेक्शन। अगर मैग्नेटिक सेकेंडरी इंटरेक्शन होता तो हम इसको मैग्नेटिकली कंसंट्रेट सब्सटेंस कहते, लेकिन क्योंकि सेकेंडरी इंटरेक्शन नहीं है तो हम इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिकली डाइल्यूट substance. These are the examples of paramagnetic and diamagnetic substances. Diamagnetic में हम जनरली देखते हैं कि उसका कॉन्फ़िगरेशन S0 होना चाहिए, या P0 होना चाहिए, या फिर D0 होना चाहिए, या फिर D10 S2 हो, P6 हो या D10 हो। मीन्स फील्ड सबशेल होते हैं F0, F14, तो ये सब क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। तो मेटेलिक केस में, मेटेलिक आयन के केस में इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट कि आप सिर्फ उसका कॉन्फ़िगरेशन देख लो। अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक, और अगर नहीं है उसका कॉन्फ़िगरेशन S0, S2, P0, P6, D0, D6 या F0, F14 है तो वो डायमैग्नेटिक होगा। जैसे NaCl, टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, कॉपर और गोल्ड, सिलिकॉन, जिंक, सिल्वर, बिस्मिथ, वाटर, ग्लास, दीज ऑल आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। लेकिन पैरामैग्नेटिक में ऑक्सीजन, बोरोन, कॉपर सल्फेट, गैडोलिनियम ऑक्साइड, क्रोमियम 3, क्रोमियम 2, स्कैंडियम 2, टाइटेनियम 2, मीन्स जितने भी आप डी ब्लॉक में आयंस बना सकते हैं वो आप एग्जांपल के लिए याद कर सकते हैं। दीज ऑल आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब इसमें हम क्या देखते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की एप्लीकेशन क्या है। ये आईसी चिप्स होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स होती हैं। इनमें जब करंट फ्लो करेगा, किसी भी तरह का मूवमेंट होगा तो उनके क्या होगा, उनके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे जनरेट हो सकता है, या तो स्पिन मोशन से जनरेट हो सकता है या ऑर्बिटल मोशन से जनरेट हो सकता है। ये दो तो आपने पढ़े, लेकिन तीसरा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी तो जानते हो कि जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है किसी सर्किट में तो भी उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो अब वो मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर सपोज ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो ये आपस में इंटरेक्शन ना करें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर एक कोटिंग लगा देते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की। वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये इसको काउंटर बैलेंस कर सकता है अगर बाहर से है, और अगर अंदर से है तो ये उसको भी काउंटर बैलेंस कर सकता है। जनरली ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, काउंटर बैलेंस कर देता है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस को क्या करते हैं, काउंटर कर देते हैं बाय कोटिंग ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ओवर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। नाउ वी सी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में सबसे पहले ध्यान दो कि इनमें अनकैंसल्ड स्पिन होती है ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। और अनकैंसल्ड स्पिन मीन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कि 1-2 होते हैं, बल्कि इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, मीन्स हाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट इनमें आप जो इनकी यूनिक प्रॉपर्टी है वो क्या कि कोऑपरेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इवन इन एब्सेंट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये एक एटम का मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा है, ये इतना स्ट्रांग है कि ये दूसरे एटम का जो इस साइड अलाइन है ये इसको भी क्या करता है, अपने साथ पैरेलल अलाइन करने की या अपोजिट अलाइन करने की टेंडेंसी रखता है। अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा कि दोनों अगर एक ही उसमें आ रहे तो नॉर्थ नॉर्थ ऊपर होगा और नहीं तो क्या होगा, वो अपोजिट हो जाएगा। अब ये दोनों मिलके क्या करेंगे, नेक्स्ट को अपने साथ अलाइन करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो गई। तो इनमें आप देखेंगे सेकेंडरी मैग्नेटिक इंटरेक्शंस आर आल्सो देयर। और ये जो इनका इंटरेक्शन है ये इन एब्सेंस ऑफ एच, मीन्स आपने बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया लेकिन ये इसकी प्रेजेंस में इंटरनली ही अलाइंड हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव अरेंजमेंट। और बाय फोर्स आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हो तो बाय फोर्स आपको इसे रैंडमाइज करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बाय फोर्स म्यू इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। अदरवाइज इन एब्सेंस ऑफ एच, अगर एच की वैल्यू 0 है तो म्यू की वैल्यू पॉजिटिव आती है। म्यू एस ऑफ वन एटम मीन्स स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वन एटम इंटरेक्ट विद स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अदर एटम। तो ये एक एटम का था, ये दूसरे एटम का था। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर जनरेटेड। अब यहाँ पे इंडिविजुअल सेंटर्स तो बना ही रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, लेकिन सेकेंडरी मैग्नेटिक इंटरेक्शंस जो इनका आपस में हुआ वो भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। और ये सेकेंडरी मैग्नेटिक जो है अगर दोनों सेम उसके हैं कैटेगरी के, सेम काइंड के अगर ये एटम है तो क्या होगा, दोनों का नॉर्थ ऊपर या दोनों का साउथ ऊपर एक डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन अगर वो अपोजिट है, कोई एक आयन है दूसरा कोबाल्ट है या ऑक्सीजन है या निकेल है, तो दे मे गेट अलाइंड पैरेलली और अपोजिट। तो ये अपोजिट भी हो सकते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि मैग्नेटिक सेंटर जो है वो मेटल और नॉन मेटल के सेंटर में क्या होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं। इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को फर्दर डिवाइड करते हैं। किसमें, एक तो सिंपल फेरोमैग्नेटिक, दूसरा एंटी फेरोमैग्नेटिक और तीसरा फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। इसमें लॉन्ग रेंज मैग्नेटिक ऑर्डर होता है कि पहले एक इस तरह से अलाइंड था, इसने दूसरे को किया, इसने तीसरे को किया, फिर वो फोर्थ को, फिफ्थ को, सिक्स्थ को, तो एक लंबी रेंज तक क्या होता है, अलाइनमेंट हो जाता है इसमें। और कंपोज्ड ऑफ स्मॉल डोमेन्स, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे डोमेन्स बन जाते हैं। और वो डोमेन्स कैसे होते हैं, ध्यान दो कि ये आपने अगर एक मैग्नेटिक सब्सटेंस लिया इस तरीके से, ये एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसमें ये किसी एक एटम के मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है, तो ये अपने साथ वाले को पैरेलली अरेंज करेगा, ये अपने साथ को, ये अपने साथ को। तो यहाँ आपने देखा इस रेंज में क्या हुआ, सबका डायरेक्शन एक ही है। फिर यहाँ पे सपोज ये एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट था, ये दूसरे का था, ये तीसरे का, ये चौथे का, तो क्या हुआ, इन सबका एक डायरेक्शन में है। फिर आप देख सकते हो ये फिर अलग से एक डोमेन बन गया। ये जो छोटे छोटे से वॉल्यूम बन जाते हैं जिसमें सबका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन्स। और जो बाउंड्री इनको सेपरेट करती है इसको हम बोलते हैं डोमेन बाउंड्री। ये हो गया डोमेन और इस बाउंड्री को कहते हैं हम डोमेन बाउंड्री। अब आप ध्यान दो, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है अगर हम इसका वेक्टर सम करें तो जरूरी तो नहीं कि ये 0 आए, या हम इसका इंटीग्रेशन करें तो इन सब डोमेन्स का अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट का हम इंटीग्रेशन करते हैं या वेक्टर सम करते हैं तो वो क्या आता है, म्यू ऑलवेज पॉजिटिव आता है इन एब्सेंस ऑफ एच। अभी आपने एच नहीं लगाया है
लेकिन जैसे ही आप इस सब्सटेंस को दो मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे दो मैग्नेटिक पोल्स में, नॉर्थ और साउथ में रख देते हो, तो अब क्या होगा, ध्यान दो, धीरे धीरे जो डोमेन बड़ा था, जिसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा था, वो क्या करेगा, जैसे इस केस में ये वाला सबसे बड़ा डोमेन बनाया मैंने, तो ये डोमेन अपने नियर बाई वाले जो छोटे छोटे से डोमेन्स हैं, इनको अपने साथ अलाइन करने की कोशिश करेगा और इसका साइज बड़ा होगा। पहले तो डोमेन्स का साइज बड़ा होता जाता है, जैसे एक एरिया में ये वाला डोमेन बड़ा हो गया, इसने अपने आसपास के छोटे छोटे डोमेन्स को क्या किया, अपने अंदर मिला लिया। फिर इस डोमेन ने अपने आसपास के कोई अगर छोटे छोटे से डोमेन्स थे, उनको अपने अंदर मिक्स कर लिया, इसने अपने अंदर मिक्स कर लिया, इसने अपने अंदर, यहाँ कोई डोमेन था छोटा सा, इसने उसको अपने अंदर मिक्स कर लिया। तो क्या होगा, पहले डोमेन का साइज इंक्रीज होता है और फिर लास्ट में क्या होता है कि अब इनमें जो सबसे बड़ा होगा वो बाकी को अपने अंदर मिक्स करेगा और अल्टीमेटली ये सारे की सारे क्या होते हैं, पैरेलल अलाइंड हो जाते हैं, किसमें, नॉर्थ साउथ पोल में। तो अब आपने देखा कि ये पहले डोमेन्स थे, पहले डोमेन्स का साइज इंक्रीज हुआ, फिर डोमेन का साइज इंक्रीज होने के वो सब डिसॉल्व हो गए और वो एक बड़ा क्या बन गया, डोमेन बन गया, जिसका जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो क्या होगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन एच होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एच के पैरेलल होती है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। इसके आप एग्जांपल देख सकते हो, Fe है, कोबाल्ट है, निकेल है, CrO2 है, और ऐसे यही वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी हेल्प से हम आर्टिफिशियल परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं। तो इनकी एप्लीकेशंस इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में भी होती है। Now we see antiferromagnetic substances. Antiferromagnetic substances में भी लॉन्ग रेंज अलाइनमेंट होता है, इसमें भी हम क्या देखते हैं, डोमेन्स होते हैं। लेकिन आप यहाँ देखेंगे एक से ज्यादा टाइप के इसमें एटम्स होंगे और एक से ज्यादा वेक्टर क्वांटिटी वाले मैग्नेटिक मोमेंट होंगे। यहाँ मैंने एक को ब्लैक कलर से और एक को रेड कलर से दिखाया है और ये डोमेन्स में पहले स्मॉल स्मॉल डोमेन्स होते हैं और अगर आप इसको इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करते हो और इनका आप इंटीग्रेशन करते हो तो आप क्या देखोगे, सॉरी, जब आप इसका समेशन करोगे तो आप क्या देखोगे, समेशन करने पे सबका वेक्टर सम करने पर ये 0 नहीं आएगा, क्योंकि हालांकि ये रैंडम है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ क्या होता है, इस डोमेन का अगर ज्यादा है, इन दोनों से कोई ना कोई एंगल इस तरह से सेट हो जाता है कि ये कभी भी 0 नहीं आता, ये क्या होता है, नॉन जीरो इसकी वैल्यू होती है। लेकिन जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल में रख देते हो तो अब क्या होता है, सेम प्रोसीजर से पहले डोमेन्स का साइज ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद क्या होते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं और डिसॉल्व होने के बाद वो एक बड़ा डोमेन बना देते हैं, उनकी डोमेन बाउंड्रीज जो है वो डिसॉल्व हो जाती हैं। और इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर वो दोनों का क्वांटिटी सेम है तो ये दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो हम क्या देखेंगे कि दोनों अपोजिट अलाइनमेंट करते हैं और अपोजिट अलाइनमेंट करने के कारण इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसका डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है, 0। तो आपने देखा यहाँ उल्टा हो गया कि इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो इसका कुछ है मैग्नेटिक मोमेंट, बट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। ये इस तरीके से अलाइन होते हैं अपोजिटली कि एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं। यहाँ आप ध्यान दो, अगर ये क्वांटिटी सेम ना हो, इनका मैग्नीट्यूड सेम ना हो तो क्या होगा कि सपोज एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है जिसका मैग्नीट्यूड इतना है और दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है जिसका मैग्नीट्यूड इससे हाफ है। अब क्या होगा, नेट यू विल नॉट गेट 0, रादर यू विल गेट सम वैल्यू।
आपको म्यू की क्या मिलेगी, कुछ वैल्यू मिलेगी। तो है ये भी क्या, एक तरह का फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ही है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट कैंसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट नहीं हो रहा, बल्कि इनकम्प्लीट हो रहा है। ये कब होगा, जब सेम काइंड के एटम होंगे, मतलब ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम हो, तब आप देखेंगे इस टाइप का केस होगा जिसे आप एंटी फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। लेकिन जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट हो, या उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसकी क्वांटिटी सेम नहीं होती, उसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता। तो वहां पे क्या होता है, आपको इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरीके से एक छोटा वेक्टर होगा और एक थोड़ा सा लॉन्ग होगा, एक शॉर्ट होगा, एक लॉन्ग होगा। तो इसमें क्या होगा, अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट सम मैग्नेटिक मोमेंट। ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जिसमें इनकम्प्लीट कैंसिलेशन होता है। लॉन्ग रेंज इसमें भी है, लॉन्ग रेंज फेरो में भी था, लॉन्ग रेंज एंटी फेरो में भी है, लेकिन इसमें इनकम्प्लीट कैंसिलेशन है, इसमें कंप्लीट कैंसिलेशन है। और फेरो में क्या होता है, रादर वो उनमें एडिशन होता है एक दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट का। These are some examples of ferromagnetic, antiferromagnetic and ferrimagnetic substances. फेरोमैग्नेटिक में आयन, निकिल, क्रोमियम ऑक्साइड, एंटी फेरो में आयन ऑक्साइड Fe+3 होता है। यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज मोनोऑक्साइड है, यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड, डाईमैग्नीज ऑक्साइड, सिमिलरली कोबाल्ट ऑक्साइड, निकिल ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड एंड मैग्नीज सल्फाइड एंड मैग्नीज सेलेनाइड होता है। फेराइट, फेरीमैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस है वो जनरली फेराइट्स होते हैं। फेराइट्स क्या होते हैं, Fe2O4। अब Fe2O4 में अल्टीमेटली आयन के ऊपर +3 चार्ज है और ऑक्सीजन पे -2, तो यहाँ पे आपको -2 चार्ज मिलता है जो सेटिस्फाइड होता है M+2। कोई सा भी मेटल है वो +2 से। ऐसे कंपाउंड्स को हम स्पिनेल्स भी बोलते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स को हम स्पिनेल्स को हम देखेंगे पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है, वो डायमैग्नेटिक भी हो सकता है। कैसे, मीन्स उसमें कुछ मैग्नेटिक मोमेंट बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता। कि अगर आपने इस फेराइट के साथ बाहर Fe+2 ले लिया, अब Fe+2 क्या है, उसका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट है। और इनकी पैकिंग कैसे होती है, स्पिनल्स में मेनली पैकिंग और उसकी पोजीशन ही डिपेंड करती है। यहाँ ऑक्सीजन की HCP पैकिंग होती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जितने भी ऑक्साइड्स हैं ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से मेन फ्रेम बनाते हैं। इसमें आप जानते हो कुछ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, कुछ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो ये जो अंदर वाले Fe+3 आयंस हैं, ये आधे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होते हैं, आधे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होते हैं। और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होते हैं उनका पैरेलल मैग्नेटिक मोमेंट होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स वालों का एंटी पैरेलल होता है। तो जब 50-50% है तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, लेकिन बचता क्या है, ये बाहर वाला मेटल। अब इस मेटल का अल्टीमेटली कितना मैग्नेटिक फील्ड है, केवल वही आपको नेट मिलने वाला है। तो देखो ये हमेशा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होता है तो ये हमेशा पैरेलल होगा। अब पैरेलल में अगर आपने इसके साथ Fe ही लगा दिया तो आप इसको मिला के क्या लिख सकते हो, Fe3O4 लिख सकते हो। इसको आप फेरोफेरी ऑक्साइड भी कहते हो। क्या कहते हो, फेरोफेरी ऑक्साइड। तो इसमें जो फेरिक ऑक्साइड है, ये वाला पोर्शन जो है इसका तो 0 हो गया, लेकिन जो आगे फेरस है, फेरस ने जो ऑक्साइड ले रखा है उसका क्या होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट आपको पैरेलल डायरेक्शन में मिलता है। अगर आप Fe+2 की जगह कोई और मेटल आयन लेते हैं, जैसे कैल्शियम लेते हैं, तो कैल्शियम का क्या है, अपना कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है कैल्शियम+2 का, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, 0 मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। लेकिन अगर आपने कैल्शियम की जगह कोई और जैसे Mn+2 ले लिया तो उस केस में क्या होगा, आपको मिलेगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट। तो फेराइट या स्पिनेल्स जो है इनमें डिपेंड करता है कि ये जो बाहर वाला आयन है ये कैसा है। तो हम इस तरीके से फेरोफेरी और एंटीफेरो कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस को देखते हैं।
दिस इज द ग्राफ बिटवीन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक लाइन है ये वैक्यूम के लिए मीन जैसे जैसे आप H इंक्रीज करते जाएंगे तो वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि नेचुरली वो डिपेंड ही, ये दो मैग्नेटिक फील्ड है, ये बीच में वैक्यूम है, तो जितनी ज्यादा यहाँ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ाओगे यहाँ पे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। नेक्स्ट, लेकिन अगर आप इसके बीच में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रख देते हैं तो हम क्या देखते हैं, पैरामैग्नेटिक का इससे ज्यादा होता है, पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी होती है, लेकिन वो काफी हल्का सा ज्यादा होता है, जबकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में इंक्रीज तो होता है डायमैग्नेटिज्म एच के साथ साथ, लेकिन वो बहुत ही कम, नेग्लिजिबल है। तो आप ये देख लो जितना वो इंक्रीज हो रहा है, जितने अमाउंट में मैग्नीट्यूड में, उतने में वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये रेड कलर की लाइन डायमैग्नेटिज्म को डिनोट कर रही है। और यहाँ इन तीनों लाइन की क्या खास बात है कि ये तीनों जीरो से ओरिजिनेट हो रही है, मीन्स कि अगर H इज इक्वल टू 0 है, आप इसको नीचे ले आओगे तो B विल बी इक्वल टू 0। यहाँ देखो H की वैल्यू 0 है तो B की वैल्यू भी क्या है, 0 इनके लिए। जबकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में व्हेन H इज इक्वल टू 0, आप देख रहे हो B की वैल्यू क्या है, देयर इज सम अमाउंट ऑफ B। और जैसे जैसे आप H इंक्रीज करते हो ये काफी तेजी से क्या होता है, इंक्रीज होता है। यहाँ पे इसकी ससेप्टिबिलिटी क्या बहुत ज्यादा है, स्लोप आपको यहाँ बहुत ज्यादा मिलता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस में व्हेन H इज इक्वल टू H तो B इज इक्वल टू B है, लेकिन व्हेन H इज इक्वल टू 0 इवन देन B इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में ही हम पढ़ते हैं एंटी फेरो और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। आई होप आपको ये इनके बीच में रिलेशन समझ में आया होगा। Here is the summary of magnetism, their sign of susceptibility and their magnitude। तो हम देखते हैं मैग्नेटिज्म में डायमैग्नेटिज्म जो सब्सटेंस होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, उनके लिए जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई का जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और इसका मैग्नीट्यूड 10⁻⁻⁷ मीन्स स्मॉल होता है लेकिन कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट, पैरामैग्नेटिज्म में साइन अपोजिट होता है इससे, क्योंकि वो पैरेलल होता है, साथ में 10⁻⁷ और स्मॉल और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में इसकी साइन पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये भी पैरेलल होता है, साथ में ये लार्ज होता है, इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। और फंक्शन ऑफ H, जैसे जैसे आप H की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ये क्या होगा, उसके साथ इंक्रीज होगा, लास्ट में जाके ये सैचुरेट होता है। तो इनिशियली तो क्या होता है, ये इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में भी ये पॉजिटिव होता है, स्मॉल होता है और कांस्टेंट होता है। जबकि फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में अगेन ये पॉजिटिव होता है, लार्ज होता है और फंक्शन ऑफ H होता है। मीन जैसे जैसे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज करेंगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। सो दिस वाज द समरी एंड दिस वाज ऑल अबाउट paramagnetic, ferromagnetic, diamagnetic, and antiferro and ferrimagnetic substances. If you have any query, please write in my comment box so that I can solve your queries also. Thank you for watching my lecture. Thank you.